हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सिर्फ जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस हुआ था कि हमारा मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स का कितना भाग रहता है। तो हमारी बॉडी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स का पार्ट रहता है वो 4% रहता है। बाकी 96% हमारी बॉडी में जल होता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये सारी चीज़ें हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, जैसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स है, फाइबर है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। जो मिनरल्स हमने लास्ट क्लास ली थी, जो डिस्कस हमारा मिनरल्स का हुआ था, तो मिनरल्स में हमने ये जाना था कि जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स हमारी बॉडी में 4% रहता है। बाकी 96% में जल रहता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट प्लस प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो 4% में होते हैं उसमें भी दो प्रकार के मिनरल्स होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। जो माइक्रो होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट मतलब क्या होता है कि ट्रेस एलिमेंट ऐसे मिनरल्स जिनकी बहुत अल्प मात्रा में हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जो मैक्रो होते हैं उनकी बॉडी में हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गए। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। जो आयोडीन होता है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, तो आयोडाइड फॉर्म में रहता है। ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। जो आयोडीन होता है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, तो आयोडाइड फॉर्म में रहता है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ज़रूरी चीज़ें जो मिनरल्स डिफिशेंसी होती हैं, कौन सी मिनरल से क्या बीमारी हो जाती है, कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस हुआ था। आई होप आपने रिवाइज़ किया होगा और उससे रिलेटेड जितने भी PYQ में आए होंगे मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइटरी न्यूट्रिशन क्या होता है। डाइटरी न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले कुछ जानेंगे डाइटरी न्यूट्रिशन के बारे में। जो डाइटरी होता है हमारा, डाइटरी न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह विकास, ऊर्जा और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। यानी डाइटरी न्यूट्रिशन हमारा जो डाइटरी है वो डाइट शब्द से लिया गया है, यानी आहार से लिया गया है। जो आहार होता है हमारा डाइटरी होता है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, यानी सभी पोषक तत्व पाए जाएं। यह विकास, ऊर्जा और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डाइटरी नीड क्या होती है। डाइटरी नीड से आप क्या समझते हैं। डाइटरी नीड क्या होती है। डाइटरी नीड जैसे कि किसी को ओबेसिटी का शिकार है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो उसमें आहार में बदलाव किया जा सकता है। आहार में बदलाव करके उसकी डायबिटीज़ में, मोटापे में कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड डाइटरी नीड। डाइटरी न्यूट्रिशन का मतलब समझ लिए। डाइटरी नीड क्या होती है, आई होप समझ गए होंगे। पोषण क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पूछा जाता क्वेश्चन है, जो पोषण होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। जो पोषण होता है क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है। पोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, स्वस्थ विकास में सहायता करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारा है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है हमारी टिश्यू को रिपेयरिंग का काम करता है। जो फैट होते हैं हमारे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं, लॉन्ग टाइम तक, और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में जो चयापचय मेटाबॉलिज्म है उसको सही रखता है। जो हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का निर्माण करना, और जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हो गया, ये सारी चीज़ों को
हेल्प करता है हार्मोन्स बनाने में और ब्लड का निर्माण करने में। जो ब्लड सेल्स होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, वो हमारा हीम प्लस प्रोटीन मिलकर बना होता है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो स्वस्थ आहार के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन हमने अभी पढ़ा। प्रोटीन हमारा शरीर की तंतुओं का निर्माण करता है। जो प्रोटीन हमारा होता है वो शरीर की तंतुओं का निर्माण करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी देना। फैट का काम क्या होता है, मस्तिष्क और हार्मोन को सहारा देना। मस्तिष्क और हार्मोन को सहारा देना। और फैट का काम है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट का काम करता है फैट। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अच्छे जो पोषण होते हैं उसके लाभ क्या होते हैं, यानी बेनिफिट ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अगर आप गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सारे पोषक तत्व वाली चीज़ें आप खा रहे हैं, अपने आहार में कम से कम 2 से 3 सब्जियों, 2 से 3 फल, 2 से 3 प्रकार की दालों का यूज ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप अच्छा पोषण ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जैसे कि बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बेटर इम्यूनिटी। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा में वृद्धि होती है, इंक्रीज्ड एनर्जी। स्वस्थ विकास और वृद्धि, हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका विकास और वृद्धि में विकास होगा। बीमारियों से बचाव, सही पोषण पुरानी बीमारियों के खतरे को 50% तक कम कर देती है। यानी अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या होता है, जो कार्बोज वाली चीज़ें होती हैं वो कम कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बोज होता है हमारा, हमने पढ़ा था कि जो कार्बोज हमारा होता है, हमारा अगर अधिक कार्बोज लेंगे तो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ अगर हो गई तो आपको कार्बोज वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आयोडीन वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। तो अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आप अपना खान पान सही रख के उस पर आप बेहतर हो सकते हैं। संतुलित आहार के व्यवहारिक सुझाव क्या हैं? संतुलित आहार क्या होता है? जैसे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाने वाले, जैसे विभिन्न प्रकार के भोजन खाएं। एक ही प्रकार का भोजन पूरे दिन आप ना खाएं। विभिन्न प्रकार की, जैसे मैंने बताया अभी, तरह तरह की आप ग्रीन वेजिटेबल शामिल करें। 2 से 3 प्रकार के अनाजों का शामिल करें। दालें खाएं। फल और सब्जियां, मौसम के फल और सब्जियों का ज़रूर सेवन करें। पर्याप्त पानी पिएं। रोज़ाना फल खाएं। फल और सब्जियां शामिल करें, यानी जो मौसम के फल होते हैं वो अपनी डाइट पे, डेली डाइट में शामिल करें। मीठे भोजन को सीमित करें। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं और मीठे भोजन होते हैं उनकी लिमिट आप कम करें, उनको कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का संतुलित सेवन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन और फैट, हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये हमारी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी हमारी बॉडी में इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन डेली बॉडी वेट के अनुसार और हर एक एज में जो कार्बोहाइड्रेट की नीड अलग होती है, प्रोटीन की अलग होती है और वसा की अलग होती है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 होती है। प्रोटीन अगर 1 ग्राम आप खा रहे हैं तो 4.2 या 4 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। फैट, अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो 9.2 या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा है ICDS। ICDS क्या होता है? ये एक नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल डाइटरी प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये
इसमें क्या होता है, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 से हुई थी। ICDS का जो स्टार्टिंग हुआ था, ICDS 1975 में शुरू हुआ। 0 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए यह सेवा स्टार्ट की गई थी। प्रारंभिक बाल देखभाल, शिक्षा और पूरक पोषण के लिए इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जो ICDS है, ICDS में हमने पढ़ा कि 1975 में इसका डेवलप हुआ था। ये एक नेशनल डाइटरी न्यूट्रिशन है, नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था। इसका उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं, तो ये 4 स्तंभों पे काम करता है। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर काम करता है, यानी कम 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, इस पे काम करता है। सेकंड हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी पूरक पोषण, बच्चों और गर्भवती माताओं को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। थर्ड हमारा है टीकाकरण और स्वस्थ जांच की देखभाल करता है। बच्चों और माताओं के लिए नियमित टीकाकरण और स्वस्थ निगरानी, यानी बच्चों को जो 0 से 6 वर्ष के कम बच्चे हैं, जो लैक्टिक मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं, उनके टीकाकरण होना चाहिए। उनका समय समय पर टीकाकरण करवाता है और उनको पूरक आहार भी देता है। स्वस्थ और पोषण शिक्षा, माताओं को पोषण, स्वच्छता और बाल देखभाल पर शिक्षित करना है। यानी जो माताएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो लैक्टिक वुमेन हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनका पोषण पर उनकी पोषण, स्वच्छता और देखभाल पर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है कि आप अपना जो गर्भावस्था में कैसे देखभाल करें। जो धात्री माता हैं वो अपनी बच्चों को स्तनपान कराने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों की निगरानी करता है। सर्विस क्या है, ICDS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो अभी हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है, यानी पूरक पोषण देता है। बच्चों को गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण युक्त भोजन और राशन देता है। जो हमारे बच्चे हैं 0 से कितने वर्ष के बच्चे पूछा जाता है, जो ICDS है, जो हमारा ICDS है वो कितने वर्ष के बच्चों पर काम करता है, तो 0 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर काम करता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टिक वुमेन है, यानी गर्भावस्था माताओं के लिए और जो धात्री माताओं के लिए, उनको राशन देना, उनके मतलब उनके सारे न्यूट्रिशन डाइट में सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए। ये सारी चीज़ों की शिक्षा प्रदान करता है और सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराता है। टीकाकरण और स्वस्थ जांच करता है, समय समय पर जो गर्भावस्था माताएं हैं उनकी समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच करना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो टीकाकरण होते हैं उनकी जांच करना। बच्चों व माताओं के लिए नियमित टीकाकरण व स्वस्थ निगरानी। पूर्व विद्यालय शिक्षा और संदर्भ सेवा यानी प्री स्कूल एजुकेशन पर काम करता है। आंगनवाड़ी हो गई, जैसे आंगनवाड़ी में प्रारंभिक शिक्षा, जो गंभीर मामलों में अस्पताल वाली शिक्षा, जैसे कुछ इमरजेंसी हो गई बच्चों पे, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनकी अस्पताल में सेवाएं भी मुफ्त में दी जाती हैं। गाड़ी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, सारी मुफ्त सेवाएं होती हैं। माताओं के लिए पोषण और स्वस्थ शिक्षा, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो माताएं होती हैं, कौन सी माताएं, जो गर्भावस्था वाली और जो लैक्टिक वुमेन है, यानी धात्री माता, गर्भावस्था वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य पर शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चे का और अपना कैसे पोषण पर सुधार कर सकती हैं। बाल देखभाल, स्वच्छता, संतुलित आहार व मातृ स्वास्थ्य पर जागरूकता प्रदान करता है। प्रभाव और लाभ क्या है, इम्पैक्ट और बेनिफिट इसके क्या हैं। बाल विकास पर, यह पूरी तरह से बाल विकास पर काम करता है। कुपोषण दर में महत्वपूर्ण कमी, यानी कि प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, यानी प्रतिवर्ष में 1 करोड़ से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। कुपोषण दर में महत्वपूर्ण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कुपोषण दर को ख़त्म करना, उस पर कमी लाना। बाल विकास, स्कूल की तैयारी, सशक्त माताएं बनाएं, माताओं को उनके स्वस्थ और उनके बैलेंस डाइट पर शिक्षा प्रदान करता है। मिड डे मील क्या होता है? व्हाट इज़ द मिड डे मील स्कीम क्या होती है? मध्याह्न भोजन योजना क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल डाइटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। यह एक सरकारी योजना है जो स्कूल के बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करती है। जो ये नोट्स हैं बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश हिंदी में दोनों में हैं, आपको जैसे इजी लगे आप पढ़ सकते हैं। तो यह एक सरकारी योजना है जो स्कूल के बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पोषण में सुधार करना, भूख कम करना और शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? पोषण सुधारना, भूख कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। मिड डे मील स्टार्ट किया गया ताकि बच्चे स्कूल आए, इसमें दोपहर का भोजन बच्चों को मुफ्त दिया जाता है। उद्देश्य और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? बच्चों के पोषण में सुधार हो, बच्चों के पोषण में सुधार हो। इसमें बच्चों को दोपहर में जो भोजन दिया जाता है उसको मुफ्त दिया जाता है, और न्यूट्रिशन यानी पोषण का पूरा ध्यान रखकर जो मिड डे मील तैयार किया जाता है। स्कूल में भागीदारी बढ़ाता है। बच्चे भोजन की वजह से स्कूल जाते हैं तो बच्चों की संख्या जो होती है, बच्चों की स्कूल में जो भागीदारी संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बच्चों के स्कूल में मुफ्त और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। स्वस्थ भोजन तैयारी करता है, यानी कि स्वच्छ और स्वच्छता से भोजन तैयार किया जाता है, और न्यूट्रिशन वैल्यू उस पर डाली जाती है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू का विशेष ध्यान रखकर मिड डे मील तैयार किया जाता है। साफ रसोई में पकाया जाता है। सामुदायिक भागीदारी होती है। स्थानीय निकाय शामिल होता है। सरकार द्वारा समर्थित होता है। इसके कार्य क्या हैं? सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू है, यानी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू है। स्कूल या सामुदायिक रसोई में साफ सफाई, भोजन तैयार। शिक्षकों, रसोई और स्थानीय निकायों की भागीदारी। इसके प्रभाव क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? यानी जो मिड डे मील हमारे स्टार्ट किया गया है उसका प्रभाव क्या पड़ा और क्या लाभ से बेनिफिट क्या हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। प्रतिदिन यानी डेली 12 करोड़ से अधिक बच्चों का भोजन तैयार किया जाता है। पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण में कमी, यानी जो मिड डे मील तैयार किया जाता है, उस पर पोषण स्तर पर सुधार और कुपोषण में कमी, यानी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान में रखकर मिड डे मील तैयार किया जाता है। प्रतिदिन 12 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को भोजन बनता है। उपस्थिति और सीखने में सुधार, यानी प्रेजेंटेशन बच्चों की ज़्यादा होगी तो बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेहतर स्वास्थ्य, बच्चे स्कूल जाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी, खाना मिलेगा, पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना मिलेगा तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। एकाग्रता में वृद्धि होगी। एकाग्रता में वृद्धि कैसी होगी? एकाग्रता में वृद्धि ऐसे होगी जैसे कि आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वैल्यू की, वो सारी पूरी हो रही हैं, तो आप एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकते हैं, सामाजिक समावेशन में भाग ले सकते हैं। एनपीडीडी क्या है? ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य डेयरी प्लान, ये डेयरी के लिए किया गया है, यानी दुग्ध उत्पादन के लिए को बढ़ावा देना, यानी दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी किसानों की आजीविका में सुधारना। यह
विकास, गुणवत्ता सुधार और डेयरी उत्पादनों का मार्केटिंग में समर्थन करता है। इसके कार्य क्या हैं? सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, डेयरी किसानों की संरचना आधुनिकीकरण और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, किसानों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है कि वो दूध उत्पादन में हिस्सा लें और उस पर काम करें। दूध ठंडा करने वाले केंद्र, यानी कि दूध को बचाया कैसे जा सके, दूध को गर्म करके ठंडा करना, उनकी शिक्षा देना, उनके केंद्र खोले गए हैं। दूध की बर्बादी कम करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बल्क मिल्क कूलर और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं, यानी कि हमारे जो डेयरी उत्पादन में जो दूध होता है उसकी बर्बादी कम हो सके, उसको कम करने के लिए बल्क मिल्क कूलर, यानी जो बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है, ताकि अधिक मात्रा में जो दूध की बर्बादी होती है वो ना हो सके। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना, उनको प्रशिक्षण किया जाता है, किसानों को प्रशिक्षण किया जाता है कि दूध उत्पादन कैसे किया जा सके। किसानों को आधुनिक डेयरी तकनीकी, पशुपालन और सहकारी प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जो किसान हैं, किसानों को आधुनिक डेयरी तकनीक यानी जो नए डेयरी तकनीक होती हैं उन पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पशुपालन कैसे किया जाए, पशुओं की सुरक्षा कैसे की जाए, पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, ये सारी चीज़ों की शिक्षा प्रदान करता है, ताकि किसान अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करके आजीविका और फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सही कर सकें। इसमें लाभ क्या हुआ है? दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बेहतर गुणवत्ता हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे सुधार हुआ है, रोजगार सृजन हुई यानी रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। पोषण अभियान क्या है? नेक्स्ट हमारा है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? व्हाट इज द पोषण अभियान? पोषण अभियान क्या है? तो पोषण अभियान सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण जो अभियान है वो सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो 2018 में शुरू किया गया। कब किया गया शुरू? 2018 में शुरुआत इसकी हुई। इसका उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्तर पर सुधार करना, यानी जो मैक्सिमम जो हमारे नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, वो मैक्सिमम प्रोग्राम आप पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि जो बच्चे हैं, गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, इसकी शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है इसके उद्देश्य और घटक क्या हैं। जो पोषण अभियान चलाया गया उसके उद्देश्य और घटक क्या हो सकते हैं? तो उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है कि पोषण अभियान भारत में कुपोषण समाप्त करने के लिए 4 स्तंभों पर काम करता है। कौन कौन से 4 स्तंभों पर काम करता है? फर्स्ट हमारा है कुपोषण और ठिगनापन को कम करना, यानी कुपोषण और ठिगनापन क्या होता है? कुपोषण पे कमी करना, माल न्यूट्रिशन पे कमी करना, ठिगनापन यानी जो बौनापन होता है, हमने पढ़ा था क्रिटिनिज्म के बारे में, आयरन जो मिनरल्स डिफिशिएंसी हमारी होती है उससे बौनापन हो जाता है। तो जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको जो मिनरल्स होते हैं, आयरन होती हैं, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कराता है, ताकि बच्चों पे ठिगनापन न रहे, बौनापन न रहे। कुपोषण करना सिखा, तो कुपोषण और ठिगनापन को कम करना। नेक्स्ट सेकंड पे क्या काम करता है? सेकंड इसके क्या है? महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का समाधान। जैसे एनीमिया हमने पढ़ा था कि एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी से डिफिशिएंसी होती है, एनीमिया की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन होता है और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है,
तो अगर अब बॉडी में आयरन नहीं रहेगा तो एनीमिया हो जाता है। ये हमारा डिस्कस हुआ था लास्ट जब हमने मिनरल्स पढ़ा था। तो महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट मुफ्त में दी जाती हैं। उसका समाधान करना ताकि बच्चों को, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, कौन सी महिलाएं, जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो लैक्टिव वुमेन होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो एनीमिया से बच सके, ताकि उनको फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट मुफ्त में दी जाती हैं। थर्ड किस पे काम करता है? पोषण सेवाओं के समन्वय को मजबूत करना। जो पोषण की सेवाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। थर्ड हमारे क्या है? जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन में सुधार, यानी कि सबको शिक्षा प्रदान करना, ताकि अपने जो मदर होती हैं लैक्टिव वुमेन और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर रख सके, हेल्दी रख सके, ताकि उनके व्यवहार, जब वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उनके व्यवहार में ऑलरेडी परिवर्तन हो जाएगा। डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय पर निगरानी करना। इसके इम्पैक्ट क्या हैं? कार्यान्वयन कैसे काम करता है? तो इसका काम क्या है? स्वस्थ महिला एवं बाल विकास, जल स्वच्छता और जल विभागों के बीच समन्वय। तकनीकी का उपयोग, नए जो डिजिटल चीज़ें आई हैं, नए तकनीकों का प्रयोग करके जो रूरल एरिया होते हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना। मोबाइल ऐप है, डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय मॉनिटरिंग करना। समुदाय में भागीदारी बढ़ाना, जैसे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, आशा कार्यकर्ता और स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी करना। सभी राज्यों के उच्च बोझ वाले ग्रामीण और शहरी जिलों पर विशेष ध्यान देना। जो रूरल एरिया हैं उन पे ये काम करता है। लक्षित लाभार्थी कौन से हैं? इसका क्या लक्ष्य है, किनको लाभ मिलेगा? तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियों पर इस पे काम करता है और उनको लाभ मिलता है। कैसे काम करता है? ये काम कैसे करता है पोषण अभियान? तो पोषण अभियान बहुक्षेत्रीय, बहुत सारे क्षेत्रों पर समन्वय, तकनीकी और समुदाय की भागीदारी से पूरे भारत में कार्यान्वयन, यानी कार्यों का कार्य करता है। इसके प्रभाव क्या हैं, यानी कि इम्पैक्ट, बेनिफिट क्या हैं? जो पोषण अभियान है उसके इम्पैक्ट और प्रभाव क्या पड़ते हैं? 5 वर्ष से कम बच्चों, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कितना हुआ है? 38.4% से घटकर 31.6% हुई है। महिला और बच्चों में एनीमिया की दर 10% की कमी हुई है, यानी कि 10% की कमी हुई है महिलाओं में। कितना? 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उन पे 38.4% से घटकर 31.6% की कमी हुई है आयरन, एनीमिया की, यानी कि आयरन के जो बताया कि आयरन डिफिशिएंसी आयरन की जो डिफिशिएंसी होती है, एनीमिया होती है, उसको फॉलिक एसिड है और फॉलिक एसिड आयरन की टैबलेट देकर एनीमिया की रोकथाम किया जा सके और उनको सप्लीमेंट्री डाइटरी दी जा सके एनीमिया को ख़त्म करने में। तो कितनी % की कमी हुई है? 38.4 से घटकर 38.6% की कमी हुई है। बच्चों के विकास को सुधारता है, माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को में वृद्धि रखता है, जागरूकता और भागीदारी को मजबूती देता है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ, व्हाट इज द यूनिसेफ? यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसकी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ये विश्व भर में कार्य करती है। जो यूनिसेफ है हमारा विश्व भर में, यानी ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है। बच्चों के अधिकार और सुरक्षा को किस पर काम करता है? बच्चों के अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना,
स्वास्थ्य और पोषण पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम करता है। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में हर बच्चे के भविष्य के रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिसेफ कितने देशों में काम करता है, तो 190 से अधिक देशों पर हर बच्चे के भविष्य की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसके मिशन, यूनिसेफ के मिशन और मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल जीवन रक्षा विकास, कुपोषण कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, टीकाकरण और स्वास्थ्य, आपातकालीन सहायता प्रदान करना। मुख्य कार्यक्रम क्या हैं इसके? टीकाकरण, पोषण सहायता, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वैश्विक पहुंच और प्रभाव यानी ग्लोबल रीच और इम्पैक्ट क्या है इसका? तो ये देश और क्षेत्र 190 प्लस अधिक देशों पर इसका विकास हुआ है। बच्चों तक पहुंच, सरकारी साझेदारी, 150 देश से अधिक सरकारें इस पे हिस्सा ले चुकी हैं। FAO क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। FAO क्या है? FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य भूख मिटाना। जो FAO है इसका मेन उद्देश्य क्या है? भूख मिटाना। FAO का मेन मकसद क्या है? भूख मिटाना और विश्व स्तर पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना। यानी विश्व में यह फूड पर काम करता है, यानी फूड पर काम करना है, फूड की क्वालिटी, फूड की गुणवत्तापूर्ण और उसको न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी बढ़ाई जाए, ये उस पर काम करता है। पोषण और खाद्य सुरक्षा पर सुधार करना, यह 1945 में स्थापित हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है जो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। इसका काम पोषण स्तर सुधारना। इसका मेन मतलब क्या है? मेन इसका फंक्शन है पोषण स्तर को सुधारना, कृषि उत्पादकता सुधारना और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना। मुख्य तथ्य क्या हैं इसके? इसकी स्थापना 1945 में हुई। इस पे सदस्य कितने हैं? 194 कंट्री हैं काम कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम में है, रोम या इटली में। इसका किस पे फोकस करता है? तो शून्य भूख यानी कि जीरो हंगर पर काम करता है। लक्ष्य इसका क्या है? खाद्य सुरक्षा है, यानी कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य की जो क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, उसकी गुणवत्तापूर्ण खाद्य को गुणवत्तापूर्ण करना और उस पर पोषण यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू कैसे बढ़ाया जा सके, ये उस पर काम करता है। FAO का मिशन और मुख्य उद्देश्य क्या है? FAO यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले ताकि विश्व से भूख समाप्त हो जाए। एक इस पे काम करता है, यानी भूख खत्म करना और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। सतत कृषि को बढ़ावा देना। FAO प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है। पोषण और खाद्य प्रणाली में सुधार करना, यानी पोषण और खाद्य प्रणालियों पर सुधार करता है। कैसे करता है? अपने खाद्य की यानी जो फूड होता है हमारा, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करके किया जा सकता है। ग्रामीण विकास और आजीविका का समर्थन करता है, यानी ग्रामीणों को जो किसान हैं वो अपने फूड पर, खाद पर, फूड पर जो उनका अनाज होता है, अनाज की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे और बढ़ाया जा सके, आजीविका का समर्थन करता है, यानी ग्रामीण का विकास और आजीविका का समर्थन। संगठनात्मक संरचना और वैश्विक पहुंच इसकी कहाँ तक है? हमने अभी बताया कि इसका मुख्यालय रोम इटली में है। पूछा गया मुख्यालय सारे याद होने चाहिए, मुख्यालय, ईयर और मेन की पॉइंट इसका है कि किस पर काम करता है। विश्व भर में 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, ये सारे 7 क्षेत्रीय कार्यालय दिए हुए हैं।
130 से अधिक देशी कार्यालय जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। प्रमुख कार्यक्रम क्या है? मेजर प्रोग्राम और इम्पैक्ट क्या है? यानी प्रमुख कार्यक्रम और प्रभाव। प्रोग्राम और इम्पैक्ट, कार्यक्रम और प्रभाव क्या पड़ता है? ये भूख उन्मूलन पर काम करता है, यानी भूख को ख़त्म करना। FAO भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है, यानी ग्लोबल लेवल पर ये काम करता है FAO, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, यानी ये जीरो हंगर पे काम करता है। पूछा गया क्वेश्चन है जीरो हंगर जो है वो कौन सा प्रोग्राम काम करता है? तो FAO काम करता है। सतत मत्स्य पालन, वानिकी कृषि, यानी जो मछली पालन है, कृषि है, उन पे सुधार करना, इस पर ये काम करता है। आपात खाद्य प्रतिक्रिया पर प्रभाव करना, प्रभाव कम पड़े, जो आपात खाद्य प्रतिक्रिया है उसका प्रभाव कम पड़े। अगला हमारा है NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में हम जानेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का बदलना है। जो NEP है ये हमारा किस पे काम करता है? तो हमारा पढ़ाई पे, एजुकेशन पर, हेल्थ पर काम करता है। NEP के उद्देश्य और इसके सिद्धांत क्या क्या हैं? NEP जो उद्देश्य मूल क्या हैं और इसके सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं? तो सार्वभौमिक पहुंच, सभी जगह इसकी पहुंच होनी चाहिए। समग्र शिक्षा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, समानता और समावेशन होना चाहिए। सार्वभौमिक पहुंच कैसी होनी चाहिए? तो सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। आलोचनात्मक सोच और बहुविषयक ज्ञान पर ध्यान देना। लचीलापन होना चाहिए, छात्र अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन पथ चुन सकते हैं। जो छात्र होते हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट अपना चॉइस कर सकते हैं। असमानताओं को कम करना और वंचित समूहों का समर्थन, यानी जो असमानताएं हैं उनको कम करना और जो बच्चे इससे वंचित हैं एजुकेशन से उन पर समर्थन करना, यानी उनको समर्थन करना। बच्चों को समर्थ करता है कैसे? आर्थिक लेवल पर भी काम, यानी बच्चों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है ताकि बच्चे जो होते हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। प्रमुख सुधार क्या है इसके? प्रमुख सुधार इसके किस पे काम करता है? अर्ली चाइल्डहुड पर काम करता है, यानी कि प्रारंभिक जो बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा पर काम करता है। जो मूलभूत साक्षरता है, संख्यात्मक क्षमता बढ़ाता है, उस पर काम करता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति, यानी जो करिकुलम है उस पर काम करता है। करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चों का, इस पे ध्यान देना। उच्च शिक्षा का पुनर्गठन, यानी जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन पर भी ये काम करता है, उसका पुनर्गठन करता है। जो हमारी हायर एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। NEP कार्यान्वयन और समय रेखा, जो 2020 है 2020 पॉलिसी लॉन्च की गई है, नीति लॉन्च की गई है। इसमें क्या लॉन्च किया गया है कि नीति लॉन्च और देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाए। सेकंड हमारा पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारा डिज़ाइन होना चाहिए, शिक्षक और प्रशिक्षण और डिजिटल एकीकरण होना चाहिए। जो हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो शिक्षक प्रशिक्षण होनी चाहिए और डिजिटल एकीकरण होना चाहिए। पूर्ण अपनाना, यानी हर चीज़ को अपनाना, जैसे कि कार्य करना और निरंतर समीक्षा करना, यानी कार्य करना और उसकी समीक्षा करना।
इम्पैक्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, जो NEP 2020 है उसका इम्पैक्ट क्या है और यानी प्रभाव और लाभ उसके क्या क्या हैं। तो सीखने के परिणामों में सुधार और ड्रॉप आउट दर में कमी, वैश्विक मानकों के अनुरूप कुशल कार्यबल और समानता सुनिश्चित करता है। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हमने जो डाइटरी न्यूट्रिशन है, आज हमने जाना है कि डाइटरी न्यूट्रिशन क्या होती है, डाइटरी क्या होता है, डाइटरी न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइटरी नीड क्या होती हैं, कौन से मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कौन से माइक्रो होते हैं, ये ऑलरेडी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज भी हमने उसका रिवीजन कुछ किया है। नेशनल प्रोग्राम क्या होते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। NEP 2020 इम्पॉर्टेंट है, तो चीज़ें पढ़ लीजिए, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक बार इनका मेन चीज़ इस पर क्या याद करना है, आपको ईयर याद करना है, मुख्यालय याद करना है, और मेन की, यानी कि ये मेन किस पर फोकस करता है, इसके स्तंभ याद कर लीजिए, किन पर अधिक बल देता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ करिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, पढ़ के मज़ा आया होगा, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आई होप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है PYQ में एक बार आप सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगी, उस पर सारे नोट्स, सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है तो आप एक बार मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप आज की चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा पढ़ के। तो आपको अच्छी लगी ये क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए रिवाइज़ करें, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।